बच्चों, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं डायनामिक्स ऑफ प्योर रोलिंग। प्योर रोलिंग सबने देखा होगा। जैसे कि कोई कार चल रही है तो उसका जो पहिया है, व्हील ऑफ ए मूविंग कार, वो प्योर रोलिंग के स्टेट में होता है। ये बात अलग है कि एकदम से ब्रेक्स अगर अप्लाई किए जाएं तो उस समय वो ड्रैग कर देता है, मतलब स्किड कर जाता है। उस स्किडिंग वाले मोशन को हम प्योर रोलिंग नहीं कहेंगे। प्योर रोलिंग का मतलब क्या होता है, ये इसके पहले वाले लेक्चर में हम लोगों ने समझ लिया है कि प्योर रोलिंग का मतलब ये होता है कि कोई भी बॉडी जो रोल कर रही है वो जिस सरफेस के कांटेक्ट में है, उस कांटेक्ट वाले सरफेस के उस पॉइंट की वेलोसिटी जो कांटेक्ट में है और इस बॉडी के पॉइंट की वेलोसिटी दोनों का कॉमन होना चाहिए। अगर दोनों की वेलोसिटी कॉमन है तो हम कहेंगे स्लिपिंग नहीं हो रही है रिलेटिव, और इसी को प्योर रोलिंग कहते हैं। तो देखते हैं कि भाई अब हम लोग बात करेंगे कि जैसे अगर कोई बॉडी रोल कर रही है तो रोलिंग करते समय उसके ऊपर फोर्सेस कौन कौन से इन्वॉल्व होते हैं। काइनेमेटिक्स और डायनामिक्स में डिफरेंस आपको पता होना चाहिए। काइनेमेटिक्स में हम सिर्फ मोशन को कंसीडर करते हैं ये जाने बगैर कि इसके पीछे कारण क्या है, रीजन क्या है। लेकिन जब डायनामिक्स की बात करते हैं, किसी भी बॉडी के डायनामिक्स की बात करते हैं, तो ये तो हम देखते ही हैं कि पार्टिकल या बॉडी का मोशन ऐसा हो रहा है, और ये भी जानना चाहते हैं कि व्हाट इज द रीजन बिहाइंड दिस मोशन, दैट इज व्हाट इज द कॉज ऑफ मोशन। तो स्टडिंग कॉज ऑफ मोशन इज कॉल्ड एज डायनामिक्स। तो अभी हम रिजिड बॉडी के डायनामिक्स की बात स्टार्ट कर रहे हैं, बेसिक बातें समझते हैं कि क्या होता है। तो मान लेते हैं कि यहां पर ये कोई स्फेरिकल बॉडी है, मान लो सिलेंडर है या डिस्क है, कोई भी है, और ये एक रफ ग्राउंड पर ऐसे रोल करने वाली है। इसको मैं रोल कराने वाला हूं, ठीक है ना। ये जो भी बॉडी है इसका कुछ मास m है, मान लेते हैं इसका मास कुछ होगा, गिवन होगा, मास m और रेडियस r है, ऐसा है ना। कोई भी बॉडी है, ये बॉडी रिजिड है। कैसी है? रिजिड बॉडीज। तो ये बॉडीज रिजिड है। रिजिड का मतलब ये है, रिजिड बॉडी का मतलब ये होता है कि जो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है वहां पर डिफॉर्मेशन ना हो, डिफॉर्मेशन ना हो। कोई बॉडी अगर डिफॉर्मेशन मतलब पिचकना नहीं चाहिए, जहां पर प्रेशर एक्सर्ट हो रहा हो, जहां पर दोनों एक दूसरे कांटेक्ट में आ रहे हो, जहां पर फोर्स लग रहा हो, वहां पर कोई डिफॉर्मेशन नहीं होना चाहिए। ये तो बहुत आइडियल केस है। एक्चुअली ऐसी कोई बॉडी नहीं है कि जो बिल्कुल डिफॉर्म ना हो। जैसे मान लो कि स्टील है, स्टील को हम बहुत मानते हैं ऐसा कि मतलब हालांकि मतलब एक हाई स्ट्रेंथ का मानते हैं, लेकिन तब भी वो डिफॉर्म कर जाती है। जब भी कोलिजन होता है, कोई भी फोर्स लगता है तो डिफॉर्म, भले ही वो हम देख ना पाएँ, वो अलग बात है, लेकिन एटॉमिक लेवल पर, बहुत माइन्यूट माइक्रोस्कोपिक लेवल पर अगर देखा जाए तो डिफॉर्म कर जाती है। अभी हम लोग जो पढ़ने वाले हैं वो आइडियल बॉडीज़ हैं, मतलब उसमें कोई भी डिफॉर्मेशन अलाउड नहीं है, चाहे ये बॉडी हो या सरफेस हो। तो ये सरफेस भी और ये बॉडी भी दोनों क्या है, रिजिड हैं, मतलब कोई डिफॉर्मेशन अलाउड नहीं है ना। मैंने क्या किया है कि एक रिजिड बॉडी को लिया है और उसको घुमा करके, मतलब उसमें एक एंगुलर मोशन दिया है और एक ट्रांसलेशन भी दिया है। एक इसको आगे फेंका है और स्पिन कराते हुए आगे फेंका, मतलब ये जैसे मार्कर आपको दिख रहा है, तो इसको मैंने घुमाया भी है और फेंका भी है। तो घुमाया भी और फेंका भी है। तो फेंका मतलब कि इसके सेंटर ऑफ मास को मैंने लीनियर वेलोसिटी दी है, और घुमाने का मतलब ये है कि इस बॉडी को मैंने सेंटर ऑफ मास के अबाउट घुमाया भी है, एंगुलर वेलोसिटी भी दी है। इसका मतलब ये है कि यहाँ अगर मैं रिप्रेजेंट करूँ तो इसके सेंटर ऑफ मास को मैंने VC भी दिया है, इतनी वेलोसिटी दी है, और इसको घुमा भी दिया है, मतलब ओमेगा भी दिया है, ये है। और ये भी मैंने इसमें सब कुछ ऐसा कैलकुलेट करके मैंने किया है कि VC इज इक्वल टू ओमेगा R रहे। इस कंडीशन के साथ, मतलब VC और ओमेगा की जो रेशियो मैंने रखा है वो R के इक्वल रखा है। ऐसा करने से क्या फ़ायदा होगा? ऐसा करने से ये फ़ायदा होगा कि जो हमारा ये पॉइंट है, ये वाला पॉइंट है, जो इस बॉडी का पॉइंट है, इस वाले पॉइंट की ट्रांसलेशन की वेलोसिटी आगे होगी VC, और घूमने वाली वेलोसिटी पीछे, उतनी ही वेलोसिटी पीछे होगी ओमेगा R। तो कुल मिलाकर इस पॉइंट की अगर मैं बात करूं, इसको मैंने अगर B कह दिया इस पॉइंट की, तो B की वेलोसिटी 0 होने वाली है, क्योंकि VC आगे ओमेगा R पीछे, दोनों इक्वल हैं, तो 0 होने वाली है। और जिस सरफेस पर है, मान लो ग्राउंड पर है, तो ये ग्राउंड अगर है तो ये ग्राउंड भी जो कि रिजिड ग्राउंड है, इस ग्राउंड का ये वाला पार्ट, इस वाले पॉइंट को अगर मैं B' कह दूं, तो ये जो B' की वेलोसिटी है ये भी 0 है, ये भी 0 है। तो एक बॉडी है, एक
ऐसी स्फेरिकल बॉडी है, सिमेट्रिकल बॉडी है, जैसे सिलेंडर है, डिस्क है, रिंग है, स्फीयर है, हॉलो स्फीयर, जो भी है, मैंने इसको फेंका भी है, घुमा करके फेंका है, इसके बाद हम लोग कई कंडीशंस पढ़ेंगे। हम लोग इसके बाद सिर्फ फेंकेंगे, घुमाएंगे नहीं, तब देखेंगे कि सरफेस पर क्या होगा, मोशन होगा। या फिर इसका एक केस और पढ़ेंगे कि घुमा देंगे और केवल घुमाएंगे, फेंकेंगे नहीं, स्पिन करके छोड़ देंगे कि सरफेस पर इसको ऐसे करके छोड़ दिया, तो उसके बाद क्या होगा। ये सारी कंडीशंस, सारे सिचुएशंस हम लोग डील करेंगे। तो अब देखो क्या देखते हैं बच्चों, अब क्या होगा। अब मैं डायनेमिक्स की बात कर रहा हूं, तो डायनेमिक्स मतलब मुझे फोर्सेस की बात करनी है, कौन कौन से फोर्सेस लग रहे हैं। तो इस बॉडी के ऊपर कौन कौन से फोर्सेस लग रहे हैं ये मैं देखने जा रहा हूं। तो मैंने ये देखा भाई, FBD फ्री बॉडी डायग्राम में ड्रॉ करने जा रहा हूं। तो एक फोर्स तो बच्चे ये कहते हैं कि mg लगेगा नीचे की तरफ, एक mg लगेगा, एक नॉर्मल रिएक्शन लगेगा यहां पर, एक नॉर्मल रिएक्शन होगा जो कि यहां पर ऐसा कहां से पास करेगा, क्योंकि ये एक रिजिड बॉडी है, स्फीयर है या कोई भी सिलेंड्रिकल बॉडी है, ये प्लेन सरफेस है, तो उसके बीच में एक ही पॉइंट ऑफ कांटेक्ट होता है। ये बात समझना बहुत जरूरी है। किसी एक प्लेन के बीच में और किसी सिलेंडर के बीच में कितने पॉइंट ऑफ कांटेक्ट होते हैं। अगर ये मार्कर आइडियली किसी एक पॉइंट पर रख दिया जाए, है ना, तो इसका अगर क्रॉस सेक्शन देखा जाए तो वो एक ही पॉइंट के कांटेक्ट में होगा, कहीं एक पॉइंट के। अगर रिंग की बात कर लो, हालांकि सिलेंडर है तो कई सारे पॉइंट्स होंगे, लेकिन मैं अगर एक सेक्शन की बात करूं, इसके एक सेक्शन की बात करूं या रिंग की बात करूं, तो एक सर्कल और एक लाइन के बीच में जो कॉमन जो टेंजेंट होता है वो एक ही पॉइंट पर टच करना चाहिए। तो आइडियली एक ही पॉइंट पर टच करेगा। तो जब एक ही पॉइंट पर टच करेगा तो नॉर्मल रिएक्शन की मजबूरी है कि वो इसी पॉइंट से पास करे, आगे पीछे नहीं जा सकता है। ये आइडियल केस है। तो n ऊपर mg नीचे, दोनों बैलेंस्ड हैं, क्योंकि वर्टिकल डायरेक्शन में कोई एक्सेलरेशन नहीं है। तो वर्टिकल डायरेक्शन में अगर कोई एक्सेलरेशन नहीं है तो दोनों फोर्सेस बैलेंस्ड है, तो n की वैल्यू mg के इक्वल है, पहली बात। अब जब मैं बच्चों से ये पूछता हूं कि बच्चों ये बताए, आप ये बताइए बच्चों कि इसमें फ्रिक्शन किधर लगेगा इस पॉइंट पर, क्योंकि ये इसमें VC है, ओमेगा है, इस पॉइंट पर ग्राउंड का फ्रिक्शन किधर होगा ये हमें पता करना है। फ्रिक्शन किधर होगा ये पता करना है। तो रफ सरफेस है, ये सरफेस रफ है और सफिशिएंट फ्रिक्शन है इसमें है, तो एक्ट कितना करेगा। तो बच्चों कितना एक्ट करेगा फ्रिक्शन इसमें एक्ट नहीं करेगा, कोई भी फ्रिक्शन एक्ट नहीं करेगा। हालांकि सरफेस रफ है तब भी एक्ट नहीं करेगा। क्यों नहीं करेगा? जैसे कोई भी दो सरफेस अगर कांटेक्ट में हैं तो फ्रिक्शन कब एक्ट करता है? फ्रिक्शन तभी एक्ट करता है जब उन दोनों पॉइंट्स जो कि कांटेक्ट में जो सरफेसेस हैं उसमें या तो रिलेटिव मोशन हो रहा हो या रिलेटिव मोशन होने की टेंडेंसी हो, है ना। तो यहाँ पर अभी हम ये देख पा रहे हैं कि ये जो पॉइंट है उसकी वेलोसिटी 0 है और नीचे वाले पॉइंट की वेलोसिटी भी 0 है, तो इसमें स्लिपिंग नहीं हो रही है। स्लिपिंग नहीं हो रही है और ना ही स्लिपिंग होने वाली है। ऐसा कोई फैक्टर इन्वॉल्व नहीं है, ऐसा कोई फोर्स इन्वॉल्व नहीं है जो VC को बढ़ाए या ओमेगा को चेंज करे। फ्रिक्शन को हमें डिसाइड करना है। फ्रिक्शन अभी तो हम देख रहे हैं ना कि फ्रिक्शन लगेगा कि नहीं, तो फ्रिक्शन तो एक अब जरूरत पड़ने पर आता है। तो फ्रिक्शन के अलावा ऐसा कोई फोर्स नहीं है, जैसे नॉर्मल और mg ये तो वर्टिकल डायरेक्शन में है, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में फ्रिक्शन के अलावा कोई ऐसा फोर्स नहीं है जो फोर्स इस क्या ट्रांसलेशनल मोशन को इफेक्ट करे, इसको चेंज करना चाहे। तो अगर ये चेंज नहीं होगा तो ओमेगा भी चेंज नहीं होगा, क्योंकि ज़रूरत नहीं है, क्योंकि प्योर रोलिंग के स्टेट में ये कंटिन्यू रहेगा। तो इस पॉइंट की वेलोसिटी 0 है और 0 ही रहने वाली है। इसका मतलब जैसे टेंडेंसी अगर होती तो कुछ टाइम के बाद इस पॉइंट की वेलोसिटी में कोई चेंज आ जाता ना, तो इस पॉइंट की वेलोसिटी में कोई चेंज आने वाला नहीं है। VC को कोई नहीं चेंज कर सकता, ओमेगा को चेंज करने वाला कोई टॉर्क नहीं है, क्योंकि ये दोनों फोर्सेस इसी पॉइंट से पास कर रहे हैं। इसका मतलब फ्रिक्शन तो बाद में देखेंगे, फ्रिक्शन के अलावा कोई ऐसा फोर्स नहीं है जो इस बॉडी के एंगुलर मोशन को चेंज कर पाए या फिर इसके लीनियर मोशन को इफेक्ट करे। तो इसका मतलब ये है कि इस बॉडी का VC और ओमेगा जैसा था वैसा ही रहेगा। लॉ ऑफ इनर्शिया, न्यूटन्स फर्स्ट लॉ। जानते हो कि कोई भी बॉडी जिस स्टेट में है उसी स्टेट में रहती है जब तक कोई एक्सटर्नल फोर्स उसको एक्ट ना करे उसके ऊपर, है ना। तो जब इस पॉइंट के पास वेलोसिटी में कोई चेंज नहीं आएगी, हमेशा ही 0 रहने वाली है, तो नीचे वाला ग्राउंड की वेलोसिटी भी 0 रहने वाली है। इसका मतलब इन दोनों की वेलोसिटी 0 रहने वाली है हमेशा। तो नाइदर देयर इज रिलेटिव स्लिपिंग, इसमें ना तो स्लिपिंग हो रही है और ना ही देयर इज नाइदर
रिलेटिव स्लिपिंग, ना तो इसमें स्लिपिंग होने वाली है, रिलेटिव स्लिपिंग नाइदर रिलेटिव स्लिपिंग नॉर अ टेंडेंसी ऑफ स्लिपिंग, टेंडेंसी ऑफ स्लिपिंग। कोई दिक्कत की बात नहीं है, बहुत आसान बात है, हम समझ चुके हैं कि ना तो इन दोनों पॉइंट्स के बीच में स्लिपिंग हो रही है और ना ही कोई स्लिपिंग होने के चांसेस हैं। इसका मतलब फ्रिक्शन विल बी एब्सेंट, यहाँ पर फ्रिक्शन एब्सेंट रहेगा, जीरो रहेगा, इसमें फ्रिक्शन एक्ट नहीं करेगा बच्चों। एक बड़ा मिसकंसेप्शन होता है, जैसे पूछा जाता है कि किधर करेगा, वैसे बताते हैं पीछे की तरफ करेगा, आधे बच्चे कहते हैं आगे की तरफ करेगा, आधे बच्चे कहते हैं काइनेटिक फ्रिक्शन एक्ट करेगा। अरे ऐसा कुछ नहीं, कोई फ्रिक्शन एक्ट नहीं करेगा। तो अगर कोई फ्रिक्शन नहीं एक्ट कर रहा है तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि ये बॉडी हमेशा के लिए जिस स्टेट में है, क्योंकि नेट फोर्स आया नहीं कोई, यहाँ पर जो फोर्सेज इन्वॉल्व हैं, उन फोर्सेज में क्या है, ये कभी ये जो फोर्सेज हैं इसमें नेट फोर्स नहीं है, एनएमजी को बैलेंस कर रहा है, कोई टॉर्क भी नहीं है, तो ना तो इसमें कोई नेट फोर्स है जो अनबैलेंस्ड हो, ना तो नेट टॉर्क है। इसका मतलब ये बॉडी इसी स्टेट में कंटिन्यू रहेगी। तो अगर इसको इनफाइनाइट लेंथ के ऐसे हॉरिजॉन्टल सरफेस पर छोड़ दिया जाए तो ये बॉडी इनफाइनाइट टाइम के लिए, इनफाइनाइट डिस्टेंस तक ऐसे ही मूव करती रहेगी, ठीक है ना, ऐसे ही चलती रहेगी। ये पहली बात है, फ्रिक्शन इसमें एब्सेंट होगा। लेकिन ऐसा प्रैक्टिकली तो होता नहीं है। प्रैक्टिकली तो ऐसा तो नहीं होता है कि जब हम किसी बॉडी को ऐसा रोल करा के छोड़ दें, इफ वी गिव सम वेलोसिटी and we give some angular velocity too and it is released on a rough surface, then eventually it stops। तो ऐसा होता है कि फाइनली ये रुक जाती है, उसका VC भी रुक जाता है और उसका ओमेगा भी रुक जाता है। ऐसा क्यों होता है? इन प्रैक्टिस ऐसा नहीं होगा जैसा कि हम पढ़ रहे हैं। यही तो हमारे मिसकंसेप्शंस होने की दिक्कत है ना बच्चों, हम जैसा पढ़ते हैं वैसा दिखता नहीं है ना, जो दिखता है वो डिफरेंट है और जो पढ़ते हैं वो आइडियल सिचुएशन है। इसीलिए हमारा कॉमन सेंस डेवलप होता है चीज़ों को ऑब्जर्व करते हुए, देखते हुए, और ऐसी कोई चीज़ थ्योरी में है नहीं, इसलिए हम गलत कंसेप्ट डेवलप कर लेते हैं, ब्रेन हमारा गलत चीज़ें सीख जाता है और हम एरर कमिट करते हैं। देखते हैं आगे। तो अब क्या होगा? अब होता क्या है बच्चों कि जैसे ही कोई इन प्रैक्टिस, अगर मैं प्रैक्टिस की बात करूं कि प्रैक्टिकल सिचुएशन में क्या है, तो इन प्रैक्टिस क्या होता है कि कोई भी बॉडी जो है वो आइडियल रिजिड बॉडी नहीं है, तो यहाँ पर पॉइंट के बजाय यहाँ पर एक रीजन ये डिफॉर्म हो जाता है। अब जो डिफॉर्म हो जाएगा तो यहाँ पर पॉइंट के बजाय एक रीजन ऑफ कांटेक्ट होगा। तब क्या होगा? अगर एफबीडी देखें, फिर से मैंने इसको VC दे दिया, इसके सेंटर ऑफ मास को VC दे दिया और इसके अबाउट इसको ओमेगा दे दिया, ऐसे घूमने लगा। और कैसे दे दिया है? VC बराबर ओमेगा R करके मैंने दे दिया है। ये रफ हॉरिजॉन्टल सरफेस है और मैंने फेंक दिया है। अब क्या होगा बच्चों? अब ये होगा कि अगर फोर्सेस को देखा जाए तो फोर्सेस कैसे इन्वॉल्व होंगे। एक तो mg नीचे की तरफ एक्ट करेगा। अब जो नॉर्मल रिएक्शन होगा वो क्या होगा, क्योंकि आगे वाले पॉइंट, जैसे यहाँ पर कई सारे पॉइंट्स हैं जो कॉन्टैक्ट में है, कई सारे पॉइंट्स हैं। अगर कोई बॉडी ऐसे घूम रही है तो जो आगे वाला पॉइंट है वो ग्राउंड को ज़्यादा तेज़ी से प्रेस कर रहा होगा। जैसे अगर मैं चल रहा हूँ तो मेरा जो फ्रंट लेग है, जो आगे वाला लेग है, वो ग्राउंड को ज़्यादा प्रेस करेगा और पीछे वाला उठ रहा है ना, रिलीज हो रहा है ग्राउंड से, तो वहाँ पर नॉर्मल डायरेक्शन आगे की तरफ शिफ्ट हो रहा है और शिफ्ट होने की जगह भी है ना। यहाँ पर पहले वाले सिचुएशन में क्या थी कि जब एक ही पॉइंट कॉन्टैक्ट में है तो उसमें ऐसा कोई नहीं है कि वहाँ दो पॉइंट्स है ही नहीं कि एक प्रेस हो रहा हो एक रिलीज हो रहा हो, ऐसा कुछ है ही नहीं। लेकिन इन प्रैक्टिस क्या होता है, जैसे टायर है वो फ्लैट होता है ना, तो टायर अगर कोई फ्लैट है, कोई रीजन है, तो क्या होगा, तो यहाँ पर आगे वाले जो पॉइंट्स आने वाले हैं वो ज़्यादा तेज़ी से प्रेस होंगे ग्राउंड पर और पीछे वाले उठ रहे होंगे। इसका मतलब नॉर्मल रिएक्शन सेंटर ऑफ मास के बजाय थोड़ा आगे शिफ्ट कर जाएगा, ऐसा। तो नॉर्मल डायरेक्शन शिफ्ट कर, कितना शिफ्ट कर जाएगा मुझे नहीं पता, मैंने मान लिया x शिफ्ट कर गया, ऐसे नॉर्मल डायरेक्शन शिफ्ट कर जाएगा। अब क्या होगा, जैसे नॉर्मल डायरेक्शन शिफ्ट करेगा वैसे ही इस नॉर्मल डायरेक्शन का सेंटर ऑफ मास के अबाउट एक एंटी टॉर्क, एक एंटी क्लॉकवाइज टॉर्क आ जाएगा। देखो फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, तो ये जो n इंटू एक्स है, ये जो नॉर्मल डायरेक्शन का टॉर्क है वो एक एंटी क्लॉकवाइज होगा
एंटी क्लॉकवाइज, और ये एंटी क्लॉकवाइज टॉर्क ऑफ दिस एंटी क्लॉकवाइज स्टार्ट रिटार्डिंग या विल रिटार्ड्स द एंगुलर मोशन, रोटेशनल मोशन, एंगुलर मोशन। तो अब ओमेगा की वैल्यू 10, ओमेगा स्टार्ट्स डिक्रीजिंग, ओमेगा डिक्रीज हो गया, और ओमेगा डिक्रीज हो गया, और VC इज इक्वल टू ओमेगा आर मैंने पहले दिया था। और जब ये कम होने लगा और हम ये प्योर रोलिंग में ही रहना चाहता है तो ये VC भी कम होना चाहिए। तो इसको कौन कम करेगा? जैसे ओमेगा को तो इसके टॉर्क ने कम करना शुरू कर दिया, टॉर्क ने कम करना शुरू कर दिया, ठीक है ना। अब क्योंकि ये बॉडी आमतौर पर आपने देखा होगा, कोई रिम हो, कोई सिलेंडर हो, कोई मार्कर हो, इसको मैं रोल करा दूं अगर, तो ये रोल ही करता रहता है, रोल करता रहता है। हालांकि रोलिंग मोशन धीरे धीरे सीज होने लगता है, धीरे धीरे कम होने लगता है। तो अभी क्या है कि ओमेगा को तो कम करने वाला फैक्टर आ चुका है, किसका? नॉर्मल रिएक्शन का टॉर्क, शिफ्टेड नॉर्मल रिएक्शन का टॉर्क। अब VC को ट्रांसलेशन हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में भी कोई एक रिटार्डिंग फोर्स चाहिए, तब यहां पर एक फ्रिक्शन लगता है, पीछे की तरफ फ्रिक्शन लगता है। ये फ्रिक्शन क्या करेगा? ये फ्रिक्शन VC को रिटार्ड करना शुरू करेगा। अब नेट टॉर्क इसका भी रोल होगा FS। अब ये टॉर्क सिर्फ यही नहीं रह गया कि ओमेगा को रिलीज करेगा, ये दोनों साइमल्टेनियस होते हैं। जैसे यहां पर ये शिफ्टिंग होती है वैसे फ्रिक्शन भी आता है, तो फ्रिक्शन का टॉर्क भी क्या है? फ्रिक्शन का टॉर्क क्लॉकवाइज है और इसका टॉर्क किसका है? नॉर्मल रिएक्शन टॉर्क एंटी क्लॉकवाइज है। तो कुल मिला के नॉर्मल रिएक्शन का टॉर्क ज्यादा होगा और यहां से नेट टॉर्क जो होगा वो एंटी क्लॉकवाइज ही आएगा। अगर नेट टॉर्क की वैल्यू कैलकुलेट किया जाए तो वो एंटी क्लॉकवाइज होगा, जिससे कि ओमेगा की वैल्यू कम होना शुरू हो जाए। और जो स्टैटिक फ्रिक्शन आया है बच्चों, वो किसको? दैट स्टार्ट्स रिटार्डिंग, सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी को कम करेगा और रिटार्ड करना शुरू कर देता है। और जैसे जैसे ये बॉडी आगे बढ़ती जाती है, जिस तरीके से VC और है ना, जैसे जिस रेट से ओमेगा डिक्रीज होता है उसी रेट से VC भी डिक्रीज होता है, ताकि हर स्टैंड पर ये प्योर रोलिंग की स्टेट में भी रहता है, क्योंकि VC इज इक्वल टू ओमेगा आर, VC कम तो ओमेगा कम, ओमेगा कम तो VC कम, उसी रेट से। रेट का मतलब ये है कि जो रिटार्डिंग एक्सेलरेशन है उसका मॉड, जो रिटार्डिंग एंगुलर एक्सेलरेशन है उसके मॉड के इक्वल होता है, रिटार्डिंग R अल्फा के इक्वल होता है। ये जो रिटार्डिंग एक्सेलरेशन है ना, सेंटर ऑफ मास पर जो एक्ट होता है वो इसके इक्वल, रिटार्डिंग एक्सेलरेशन, टेंडेंशियल कह सकते हैं हम लोग। रिटार्डिंग एक्सेलरेशन क्या होता है? ये R अल्फा के इक्वल होता है और वो उसी रेशियो में चेंज होता जाता है। इस प्रकार से दिस इज हाउ दिस बॉडी विल इवेंचुअली स्टॉप्स, ये बाद में रुक जाती है, इसका चलना भी रुक जाता है और इसका घूमना भी रुक जाता है। ये प्रैक्टिकल बात है जो वास्तव में होता है, ठीक है। फ्रिक्शन किधर लग रहा है? पीछे की तरफ, है ना, पीछे की तरफ फ्रिक्शन लग रहा है और वो लगता रहेगा। फ्रिक्शन VC को रिटार्ड करेगा और शिफ्टेड नॉर्मल रिएक्शन का टॉर्क जो कि फ्रिक्शन के टॉर्क से ज़्यादा होगा तो इफेक्टिवली वो एंटी क्लॉकवाइज आएगा जो ओमेगा को रिटार्ड करेगा, और फाइनली द बॉडी स्टॉप्स परमानेंटली, इट्स VC बिकम्स जीरो, इट्स ओमेगा बिकम्स जीरो। तो इस प्रकार से हम डायनामिक्स को समझते हैं। और बच्चों से बहुत इंपॉर्टेंट बात यह है कि जो शिफ्टेड नॉर्मल रिएक्शन का जो टॉर्क होता है, शिफ्टेड नॉर्मल रिएक्शन का जो टॉर्क है, इसी को हम रोलिंग फ्रिक्शन कहते हैं। दिस इज कॉल्ड एज रोलिंग फ्रिक्शन। रोलिंग फ्रिक्शन मतलब ये है कि रोलिंग फ्रिक्शन एक मिसनोमर है, इसका मिसनोमर, और इसका दिस हैज़ नथिंग टू डू विथ फ्रिक्शन। इसका जेनेसिस, इसका रीज़न, इसका कॉज फ्रिक्शन जैसा कुछ नहीं होता है। इसका नाम ये है क्योंकि रिटार्डिंग है, रिटार्ड कर रहा है, इसलिए इसको रोलिंग फ्रिक्शन कहते हैं। दिस इज ओनली द टॉर्क ऑफ शिफ्टेड नॉर्मल रिएक्शन। इस प्रकार से हम लोग जानते हैं। नेक्स्ट स्टेप में हम लोग और भी इसके एडवांस लेवल की बात करेंगे।